हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपके वीकली करंट अफेयर्स। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसको हम आज के सेशन में एक एक करके कवर करेंगे। अप्रोच आपको मैं बता देता हूँ। अप्रोच रहेगा, पहले एक आपके पास MCQ आएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, देन देखेंगे उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या थी उसको हम कवर करेंगे। तो इस सेशन में देखिए, आप जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जो डेली नहीं देख सकते हैं, ये एक वीडियो उनके लिए बहुत ही मतलब मोर देन एनफ है। और इस वीडियो को अच्छे से देख लो। बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प वे में हमने पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर्स को यहाँ पे बनाया है और आपको उसको याद रखने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज इस हफ्ते के कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 1 सितंबर से 7 सितंबर इस वीक को हम बनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ऑलराइट, सो इंडिया में आपको पता है जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, स्पेशली औरतों का या बच्चों का, सो वो बहुत अच्छा नहीं है ना। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया काफ़ी पीछे आता है। सो इस कुपोषण को, इस माल न्यूट्रिशन को और जो भी डेफिशिएंसी है इसको दूर करने के लिए हम 1 सितंबर से 7 सितंबर को मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में, ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस फैले। औरतों और बच्चों की न्यूट्रिशन अच्छी रहेगी तो पूरा देश अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे। ठीक है, और इस बार का जो थीम है कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ऐसी ये चीज़ मान के चलो आप कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। ठीक, हमने लेट्स से कोई चीज़ यूज़ की, लेट्स से कोकोनट ही यूज़ किया, तो उसका छिलका हम नहीं फेंके, उस छिलके से हम कुछ और वैल्यूबल चीज़ें बनाएं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें हेल्प करे। ठीक है, तो ये देखो, सर्कुलर इकोनॉमी बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो कभी हम और कवर करेंगे। आपको आज ध्यान देना है, वो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। 3 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज स्काई स्क्रैपर डे। जो भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, है ना, आपको पता है बहुत दुनिया में बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, राइट, तो स्काई स्क्रैपर डे के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर महीने में ये जरूरी चीज़ याद रखना, टीचर्स डे मनाया जाता है भारत में। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। ठीक है, और देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और दूसरे प्रेसिडेंट बने थे और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनको भारत रत्न किस ईयर में प्रोवाइड किया गया था। देन वी हैव 5 सितंबर को आपका इंटरनेशनल डे फॉर चैरिटी भी मनाया जाता है। एंड 7 सितंबर को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको स्टार्ट किया था। इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इसके जो सिग्निफिकेंस क्या है हमने मेंशन किया, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलो अब देखते हैं इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो वी सतीश कुमार, इनको बनाया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया इनको एज द चेयरमैन ऑफ IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन का एडिशनल चार्ज दिया गया है। देन वी हैव भरत शेषा, इनको बनाया गया है, ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर है किसके, फिलिप्स इंडिया। फिलिप्स कंपनी आप लोग जानते हैं जो लाइट्स वगैरह बनाती है ना, तो उसके आपके ये नए MD बनाए गए हैं। आलिया भट्ट जो एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, इनको बनाया गया है ग्लोबल एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किस कंपनी का, लॉरियल पेरिस। आप लोग ऐड देखते हो ना, कलर, हेयर कलर और ये जो मेकअप आइटम्स आते हैं, है ना, तो लॉरियल काफ़ी बड़ा ब्रांड है। देन जार्किन गैमलन को, इनको बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश का नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल, आप लोग मुझे बताइएगा। देन वी हैव अमृत लाल मीना, इनको बनाया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। आपको पता होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी स्टेट का जो टॉप मोस्ट पोस्ट होता है ब्यूरोक्रेसी में, उसे हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। तो इनको बिहार का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। देन एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये बने हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड। ठीक है, सेंट्रल एयर कमांड के कमांडिंग इन चीफ बने हैं। देन एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को बनाया गया है डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट थे आपके सितंबर फर्स्ट वीक के, राइट, तो यहां से आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट वी हैव
अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आएगा देन उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही क्विकली और कंसाइज वे में हम इसको कवर करने वाले हैं, ताकि जो बोलते हैं ना कीवर्ड से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सको। चलिए, सो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम TTOS लॉन्च्ड बाय साउथ अफ्रीका? सो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, टू रिफॉर्म द वीजा सिस्टम एंड बूस्ट जॉब इन द टूरिज्म सेक्टर टारगेटिंग इंडिया एंड चाइना। ऑलराइट, अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं क्या न्यूज थी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया एक नई स्कीम जिसका नाम है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, TTOS शॉर्ट में इसको बोलते हैं। और इसका फोकस क्या है? टूरिस्ट मार्केट को, ठीक है, इंडिया और चाइना से जो टूरिस्ट आते हैं साउथ अफ्रीका में, उस पूरे मार्केट को बढ़ाना, जिससे क्या होगा आपका, देखिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, राइट। और ये जो स्कीम है 2025 जनवरी से लॉन्च की जाएगी। और इस स्कीम के तहत देखिए क्या किया जा रहा है, वीजा सिस्टम को रिफॉर्म किया जा रहा है, जिससे आपकी जॉब्स बढ़ेंगी टूरिज्म सेक्टर में। देखो, इंडिया और चाइना साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा टूरिस्ट है ना, वहां से आता है, जो कि साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी को बूस्ट करता है। टूरिज्म इकोनॉमी के थ्रू ओवरऑल इकोनॉमी साउथ अफ्रीका की बूस्ट होती है, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं इंडिया से या चाइना से, उनको इनवाइट किया जाएगा टू रजिस्टर विद द डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जब भी हम फॉरेन टूर करते हैं तो हम किसी टूर एडवाइजर से ही बात करके अपना प्लान बुक करते हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी अगर वो साउथ अफ्रीकन टूरिज्म डिपार्टमेंट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो वो प्लान बनाने में और फर्दर साउथ अफ्रीका की टूरिज्म को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। स्कीम का नाम, किस कंट्री ने किया है और कौन सी कंट्री टारगेट कंट्री है उनके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इंडिया और चाइना में ही है जो घूमने जाते हैं। चलो, नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्रीज हैव साइंड द चार्टर एंड MOU फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसे CSC सेक्रेटरीट बोलते हैं शॉर्ट में, जो कि कोलंबो में स्टैब्लिश्ड है। तो कौन सी कंट्री ने MOU साइन किया है? सो करेक्ट आंसर इज आपका सी, इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस एंड श्रीलंका, IIMS। ऑलराइट, चलो देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है। सो इंडिया ने इन कंट्रीज के, देखो, इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस एंड श्रीलंका। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अगर ये इंडिया है आपको पता है यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पे आपका मालदीव्स और मॉरिशस है, ठीक है। सो ये इंडियन ओशियन कंट्रीज हैं, रिमेंबर दिस। तो इन्होंने एक MOU साइन किया, एक चार्टर साइन किया है, किस लिए? टू स्टैब्लिश करने के लिए। क्या स्टैब्लिश करने के लिए? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटरीट। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, वहां पे सेक्रेटरीट बनेगा। पर्पस क्या है इसको बनाने का? पर्पस है टू एड्रेस द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन। आपको पता है इंडियन ओशन में चाइनीज गतिविधियां काफी बढ़ रही हैं, और उसको दूर करने के लिए, उस दादागिरी को दूर करने के लिए ये आपका सेक्रेटरीट बनाया गया है, ठीक है। तो ये कोलंबो में होस्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने, और हमारे तरफ से, इंडिया की तरफ से, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, और जो अदर मालदीव्स और मॉरिशस से रिप्रेजेंटेटिव थे, वो लोग इसको विजिट किया। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। तो ही इज मिस्टर अजीत डोवाल, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। इनकी भी बहुत बढ़िया बड़ी कहानी आपने सुनी होगी, पाकिस्तान में जाके सीक्रेट, मतलब अगर बोला जाए कि उनकी मिलिट्री में ये थे, रिक्रूट हो गए थे और वहाँ से इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो इस लेवल का इनके पास इंटेलिजेंस और वो सारे अगर बोले कि स्किल्स हैं इनके पास, इस वजह से इनको NSA बनाया गया है। चलिए, सो देखिए इसमें देखिए क्या क्या इनके टारगेट्स हैं। तो इसके बेसिकली 5 पिलर्स हैं। काउंटर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन को रोकना, ठीक है, काउंटर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको रोकना, जो यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है गलत चीज़ों के लिए उसको रोकना, ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकना, है ना। देन साइबर सिक्योरिटी एनहांस करना, ताकि आपका साइबर थ्रेट से हम बच सकें। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हो गया, पावर सेक्टर, ग्रिड्स हो गए, ये सब होते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बचाना। देन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ, कभी भी ऐसे देशों में कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो ये देश आपस में मिलके हेल्प करें। आपने देखा भी होगा इंडिया ने कई बार अपने मिशंस को मालदीव्स भेजा है, श्रीलंका भेजा है, मॉरिशस भेजा है लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ये इसके पिलर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन विच इज वेयर विल द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस अंडर द UGC बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया।
यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो कहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है? करेक्ट आंसर इज आपका सी, गुरुग्राम। ऑलराइट, हरियाणा में आता है गुरुग्राम, यहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है। इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है देखते हैं क्या है आपका। सो जो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बन रही है वो आपकी कहाँ बन रही है और कौन सी यूनिवर्सिटी है? सो ये यूके बेस्ड, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हैम्पटन, राइट। और ये गुरुग्राम में आपका स्टैब्लिश हो रही है, गुरुग्राम एंड दिल्ली एनसीआर, राइट। सो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हैम्पटन आपकी ब्रिटेन की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, ऑलराइट। और ये क्यों बनाया गया है? सो ये बेसिकली बनाया गया है, देखिए ये हेल्प करेगा हायर फैकल्टी फ्रॉम बोथ इंडिया एंड अब्रॉड, राइट। और एक तरह से बोलते हैं ना, स्टूडेंट एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सब चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, राइट। सो यूजीसी ने बोला है सेटिंग अप एन ऑपरेशन ऑफ कैंपस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बेसिकली यूजीसी बोल रहा है कि बाहर के जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में भी अपना कैंपस खोले, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे चीजें और नॉलेज एक दूसरे से हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी जो यूजीसी रेगुलेशन 2023 है इसके तहत बनी है, और जो कि फॉलो क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है आपका बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें भी ये बातें कही गई थी जिसको यूजीसी इस रेगुलेशन के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहा है कि बाहर के जो हायर फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो आके इंडिया में बसे, इंडिया वाले बाहर अपना ओपन करें और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक्सचेंज हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो टॉप 500 यूनिवर्सिटी हैं उनको इनवाइट किया गया है कि भाई आइए और भारत में अपने कैंपसेस खोलिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कहाँ पे कैंपस खुल रहा है? दैट इज गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट है आपका, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द न्यू फ्लेवर्ड रेडी टू ड्रिंक, फ्लेवर्ड रेडी टू ड्रिंक कोकोनट बेवरेज नेम कल्पा ब्लिस। आजकल देखते हो ना वो एक आता है लाल कलर का स्टिंग और पता नहीं कौन कौन से ड्रिंक, वैसे ही हमारे इंडिया में कोकोनट की रेडी टू ड्रिंक आपकी एक बॉटल आ रही है जिसका नाम है कल्पाब्लिस। तो किसने इसको डेवलप किया आपको बताना। करेक्ट आंसर इज आपका सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CPCRI, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं न्यूज इससे रिलेटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो CPCRI है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका ICAR के अंदर आता है। ICAR इंडिया में एग्रीकल्चरल रिसर्च का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा ICAR। अब जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे एक रोड है पूसा रोड, है ना, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड है, तो आपको याद रखना है, राइट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका केरला के कासरगोड जिले में स्टैब्लिश्ड है, राइट। तो अभी इस प्रोडक्ट का नाम आपको याद रखना है कल्पा ब्लिस, ठीक है। और इसको रिलीज कब किया जाएगा? इसको रिलीज किया जाएगा 2 सितंबर, जिसको हम क्या मनाते हैं, किसके रूप में? वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाते हैं, इस दिन इसको रिलीज किया जाएगा। तो देखिए, 2 क्लाइमेट रेजिस्टेंट आपकी कोकोनट वैरायटी को रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था, जिसमें एक का नाम था कल्पा स्वर्ण और दूसरे का नाम था कल्पा शताब्दी। ये दोनों आपकी जो केरला और कर्नाटका की ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, जहां पे सूखा ज्यादा पड़ता है, वहां के लिए इसको बनाया गया है, जो कि उतने सूखे में भी ये उग सकती हैं और नेचर को बेसिकली वहां की जो बायोडाइवर्सिटी उसको इंक्रीज कर सकती हैं, ठीक है। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट है। देन आपका एक और वेराइटी आती है कल्पा रत्ना, जो कि एक ड्रॉट टॉलरेंट मल्टीपर्पज कोकोनट वेराइटी है, और ये इससे आप टेंडर नट या कोपरा या सैप प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोपरा है ना। देन एक आपकी आती वेराइटी कल्पा वज्रा, ये बेसिकली जो उनके रूट डिजीज होती है ना, जिसे हम बोलते हैं विल्ट, ठीक है, इससे इसकी ये टॉलरेंट रहती है, इसको टॉलरेट कर लेती हैं और अच्छा ग्रोथ करती है। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा, है ना। कल्पा बेसिकली कोकोनट की वेराइटी है, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोकोनट ट्री ऐसा होता है, सबने देखा ही होगा। चल, नेक्स्ट वी हैव हु वन द गोल्डन बूट अवार्ड फॉर द हाईएस्ट स्कोरर इन द ड्यूरेंट कप 2024। सो ड्यूरेंट कप आपको पता है फुटबॉल से रिलेटेड होता है। सो देख बताइए सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन थे? सो करेक्ट आंसर इज आपका सी, नोआ सादाउई, इन्होंने सबसे ज्यादा गोल मारे थे। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज क्या है आपकी। तो आपकी जो टीम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ये ड्यूरेंट कप 2024 जीत गई, और इन्होंने किसको हराया है? डिफेंडिंग चैंपियन जो थे आपके मोहन बगान सुपर जायंट्स, इनको हराया है, ऑलराइट। ड्यूरेंट कप आपका एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा।
इसमें गोल्डन ग्लव का अवार्ड किसको मिला है? गोल्डन ग्लव बेसिकली जो आपके गोलकीपर्स होते हैं, है ना, गुरमीत सिंह, इनको मिला है। नोवा सदाव, इन्होंने 6 गोल मारे तो इनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है, राइट। जितिन एमएस, इनको अवार्ड किया गया है मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, ऑलराइट। और ड्यूरेंट कप याद रखिएगा। चलिए, so next is, in which university's main building will the Vedic 3D museum in वाराणसी be constructed? So कहाँ पे वैदिक 3D म्यूजियम वाराणसी में कंस्ट्रक्ट होने वाला है, आपको बताइए। करेक्ट आंसर इज संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में ये आपका वैदिक 3D म्यूजियम स्टैब्लिश होने वाला है। चलिए इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। तो आपका न्यूज़ था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक 3D वैदिक 3D म्यूजियम वाराणसी में बना रहे हैं। वाराणसी आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से ये सांसद के रूप में चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार भी जीते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक आपकी वाराणसी में संस्कृत यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे ये वैदिक 3D म्यूजियम स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और ये क्यों, किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है? इसको बनाया जा रहा है टू डेडिकेट इट टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और वैदिक लिटरेचर, जो होता है ना ग्रह नक्षत्रों वेदास, इनके पढ़ाई के बारे में, ये सारी चीज़ों ये इस म्यूजियम में आपकी रहेंगी, उसके लिए डेडिकेट किया जा रहा है। इसमें ये भी चीज़ रहेगी जो हमारे वैदिक लिटरेचर्स हैं, जो वेद हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा जाएगा। और देखिए पर्पस क्या है, इसको एक एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा टू रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ बेसिकली क्या होता था, जिसमें एक ऐसी मीटिंग होती थी जिसमें बहुत ज्ञानी लोग आते थे और एक दूसरे से डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, और उसमें से कुछ फ्रूटफुल चीज़ आता था, वो राजा या वहाँ के जो शासक थे उनको बताया जाता था, ठीक है। तो एक तरह से स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन था, राइट, जो आज के टाइम में कम हो गया है। पार्लियामेंट इसीलिए बनाया गया था कि अच्छी नीतियाँ निकल के आए डिस्कशन और डिबेट से, जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए हो। बट आजकल क्या होता है, पार्लियामेंट्री सेशंस भंग हो जाते हैं क्योंकि ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाती है या कुछ और रीजन होता है, राइट। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द नंबिके नक्शे, ऑलराइट। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है बेसिकली, ये आपका कर्नाटका में ये स्कीम बनाई गई है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बिल्डिंग प्लान अप्रूवल फॉर स्मॉलर प्लॉट्स। तो देखिए जब भी आप कभी घर खरीदते हैं, है ना, तो उसके पहले सबसे पहले आपको ज़मीन खरीदनी पड़ती है, फिर उस ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बनाने का परमिशन लेना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, एक नंबिके नक्शे करके स्कीम चालू कर दी, जिसके तहत कुछ जो प्लॉट्स हैं 4000 स्क्वायर फीट तक के जो, है ना, जो प्लॉट्स हैं उसके ऊपर बिल्डिंग परमिशन आप किसी भी ऑथराइज्ड आर्किटेक्ट से ले सकते हैं। आपको ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाइए और बताइए कि भाई मेरे पे ये प्लॉट है, मुझे बिल्डिंग बनाना है, उसका साइज 4000 स्क्वायर फीट के अंदर है या 4000 स्क्वायर फीट तक है, तो उसके ऊपर आप वो अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसेस सिंप्लीफाई करने के लिए है। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही होगा। तो कौन सा एरिया आपका, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिके। तो जो बेंगलुरु नगर पालिका है उसके जो बाउंड्री है उसके अंदर अगर ये प्लॉट रहेगा तो ही आप इस पे कर सकते हो, राइट। सो जब ये आपका ये प्रोविजनल प्लान अडॉप्ट हो जाएगा, है ना, ऑब्टेन हो जाएगा, इट कैन बी अपलोडेड ऑनलाइन फॉर फाइनल अप्रूवल बाई नगर पालिका। तो ये जो अप्रूवल हो जाएगा एक बार, तो उसका जब ऑनलाइन अपलोड कर देंगे तो आपको सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे अपना घर बनाने के लिए। तो आपको क्या चीज़ याद रखना है, इसका नाम नंबिके नक्शे सिस्टम, राइट, और कितना इसका साइज है, 4000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट, है ना। तो ये बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है, रिमेंबर, कर्नाटका, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर मुझे नोट्स बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, काफ़ी लंबे लंबे नोट्स हो रहे हैं। देखो मैंने आपको पहले भी यही बताया कि नोट्स बनाने के लिए ना क्या करना है, जैसे ये पूरी न्यूज़ है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हमने देखे, राइट। तो जैसे नंबिके नक्शे, है ना, इसको आपने लिख लिया, इसमें से एक आप निकालो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, बेंगलुरु, राइट। बिल्डिंग परमिशन 4000 स्क्वायर फीट, ये आपका ये एक न्यूज़ बन गई, है ना। और आप चाहो तो ऐसे अलग से आपका A4 साइज पेज है ना, इसको आप 3 पार्ट में से डिवाइड कर लो, 1 2 3 न्यूज़ आप कर लो, पीछे इसके 6 आ जाएंगी, ठीक है। तो हफ्ते भर का आराम से आप 4-5 पन्ने में कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हु क्यूरेटेड द कॉफी टेबल बुक इसरो
एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड। तो किसने इसको क्यूरेट किया है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इज टी.एस. सुब्रमण्यम। डी इज द आंसर। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं इस बुक के नाम किसने क्या रिलीज किए। तो ये देखिए, ये हमारे इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ, ये भी आए थे, ये रिलीज में थे। और ये जो बुक है जिसका नाम है इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स। ठीक है, ये जो बुक क्यूरेट की गई है, क्यूरेट मतलब क्या होता है, इसकी प्रूफ रीडिंग और इसमें क्या चीज़ें और गलत सलत है उसको ठीक करना, ये सारी चीज़ें ये आपके टी.एस. सुब्रमण्यम ने की हैं। और जो इसरो के चेयरपर्सन है एस सोमनाथ, ये इन्होंने रिलीज की है कॉफी टेबल बुक। कॉफी टेबल मैंने अगेन आपको बताया क्या मतलब होता है कॉफी टेबल बुक का, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इमेजेस रहती हैं, आप कॉफी पीते हो उसको देखते हुए एंजॉय कर सकते हो। सो इसमें इसरो की जो अच्छे काम है, जैसे मून है ना, इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून, जैसे हमारा अभी रिसेंटली चंद्रयान मिशन गया था, उसको डेडिकेट किया गया है। सन के लिए हमारा एक मिशन जा रहा है आदित्य L1, उसको डेडिकेट किया गया। देन बियॉन्ड, सो आने वाले टाइम में हम आपकी जैसे गगनयान मिशन हो गया, या फर्दर हम जुपिटर या सैटर्न के लिए कुछ प्लान करेंगे, तो इसरो की उस वर्किंग को, है ना, ये पूरी बुक आपकी दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द लेप्टोस्पिरोसिस कॉमनली नोन एज। लेप्टोस्पिरोसिस किसे बोलते हैं? सो ये आपका होता है रैट फीवर। ऑलराइट, तो इसको देखते हैं, इससे रिलेटेड न्यूज क्या थी बेसिकली। तो यहाँ पे केरला में देखिए, हर चीज़ आपको नई नई चीज़ें केरला में होते हुए दिखती है। मैंने इसका एक रीज़न भी बताया था, बिकॉज केरला में एक तो जंगल एरिया काफ़ी ज़्यादा है, वेस्टर्न घाट्स काफ़ी प्रोमिनेंट है, और बढ़ते ह्यूमन प्रेशर की वजह से धीरे धीरे वो जंगल कट रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो भी वहाँ रहने वाले जानवर है वो एनिमल मैन के इंट्रैक्शन में आ रहे हैं, इंसानों से वो इंट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो जूनोटिक डिसीज है, जूनोटिक वर्ड याद रखिएगा, जो भी जानवरों से बीमारी होती है। ठीक है, तो 121 रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें 121 डेथ्स कंफर्म हुई हैं इस लेप्टोस्पिरोसिस आउटब्रेक से, जो कि केरला में हुआ है। इसे रैट फीवर भी बोलते हैं, और ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। रिमेंबर, इट इज नॉट अ वायरस, इट इज अ बैक्टीरिया, और ये जो जानवर के यूरिन होते हैं ना, उसमें होता है। ऑलराइट, इस वजह से, और पर्टिकुलरली रैट्स, चूहों के, है ना, यूरिन में ये आपका बैक्टीरिया होता है। और जैसे कोई जानवर आके, कोई चूहा आके किसी सॉइल में उसने यूरिनेट किया, और उस सॉइल के एक्सपोजर या ऐसे कोई वाटर है जिसमें उसने किया, और उस वाटर या सॉइल से इंसान कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उनके अंदर आपका ये बीमारी हो जाती है। और रिसेंटली अभी क्या हुआ था, केरला में इतनी भयानक फ्लडिंग और ये सारी चीज़ आई थी ना, कि ये ऑटोमेटिकली कांटेक्ट में आ ही गए थे, बहुत लोग डूबे, है ना। और इस वजह से जानवर भी इससे, इसमें वो आपके यूरिनेट वगैरह करके, जो भी उनके स्किन से भी कांटेक्ट हो ही रहा है पानी का, और वो पानी में फिर इंसान भी फंसे, तो ये बीमारी वहाँ, उसका भी एक रीज़न है इस आउटब्रेक का। ऑलराइट, तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं लोगों में? फीवर, मसल पेन, राइट, और आपका हेडेक्स वगैरह होते हैं। ठीक, यहाँ आप देख सकते हो इस टाइप की फीवर, घुटने पे पेट दर्द देना, मसल पेन, ये सारे आपके सिम्टम्स हैं रैट फीवर के। नेक्स्ट वी हैव विच ऑर्गेनाइजेशन आर कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट वानी। वानी, थोड़ा सोचो क्या है भाई, कौन लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड आर्ट पार्क। आर्ट पार्क का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। अब देखिए ये है क्या प्रोजेक्ट वानी, ये समझिए। तो गूगल का जो डीप माइंड है, डीप माइंड इंडिया यूनिट, है ना, ये एक एम्बिशियस चैलेंज ले रहा है। उनको ये पता चल गया गूगल वालों को कि भाई इंडिया में हजारों लाखों डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग बोलियां बोलते हैं। इवन एक ही स्टेट में एक जगह, एक पार्ट में कहीं कुछ और बोली है, बीच वाले पार्ट में कुछ और बोली है ना। तो इस टाइप के मल्टीपल जो डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसको ईज आउट करने के लिए एक चैलेंज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम था मोरनी, जिसे शॉर्ट में मेरा फुल फॉर्म है मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया, मोरनी। ऑलराइट, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू डेवलप एन एआई मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, दैट अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंट 125 इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। तो इस जो एआई का काम रहेगा, जो भारत में 125 बोलियां बोली जाती हैं, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, और उसके हिसाब से चीज़ों को क्यूरेट करना।
जैसे अगर मैं आज के टाइम में किसी से पूछता हूँ कि जैसे चैट जीपीटी हो गया या लेट्स से कोई अदर आपका एआई टूल हो गया कि मैं उससे बोलता हूँ हिंदी में पूछ सकता हूँ, इंग्लिश में पूछ सकता हूँ, अगर मैं उससे भोजपुरी में बोलूँ या उससे मैं मैथिली में बोलूँ या उससे मैं किसी ट्राइबल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो नहीं समझ पाएगा। तो गूगल ने बोला कि ये जो गैप है इसका फ़ायदा उठाया जाए और ये प्रोजेक्ट मोरनी को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग एनफ लैंग्वेजेस डेटा, गूगल ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट वानी। किसके साथ कोलैबोरेट किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड आर्ट पार्क के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आपको। तो इसका अब जैसे शॉर्ट कैसे बनाओगे आप, जैसे मोरनी है ना, गूगल IISC एंड आर्ट पार्क। ठीक है, डायलेक्ट्स इस टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी, बहुत पूरी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं होती, कीवर्ड आपको पता है इजीली सॉल्व कर जाओगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट नमम। प्रोजेक्ट नमम का जो इंडियन आर्मी ने जो लॉन्च किया है, ये जो प्रोजेक्ट है इसका पर्पस क्या है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका टू स्ट्रीमलाइन पेंशन प्रोसेस फॉर डिफेंस पेंशनर्स। आप में से भी जितने भी लोग हैं किसी ना किसी के फादर दादाजी आर्मी एयरफोर्स या नेवी में होंगे। अब आर्मी ये जो जितने भी डिफेंस पेंशनर्स होते हैं, ठीक है, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आजकल एक नया पोर्टल बनाया गया है, स्पर्श पोर्टल। ठीक है, स्पर्श डिफेंस सर्विस वालों के लिए है, जिसके तहत वो भी अपने पेंशन में जो भी एडजस्टमेंट करना है, जो भी अपडेट करवाना है, इस पोर्टल के थ्रू वो करवा सकते हैं। तो इंडियन आर्मी ने ये प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया है। अब देखिए इसमें कुछ की फीचर्स आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट नमन। और इसने लॉन्च किया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये नाम याद रखिएगा, ही इज द पर्सन, यहाँ पे देख रहे हैं राइट। प्रोजेक्ट नमन को इन्होंने लॉन्च किया। इसका फोकस क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पर्श, राइट, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रीमलाइनिंग पेंशन प्रोसेस फॉर डिफेंस पेंशनर। बेसिकली डिफेंस पेंशनर्स के लिए जो पेंशन रिलेटेड जो भी उनकी सर्विस है, ठीक है, उसको प्रमोट करना, स्पर्श को उसके दायरे में लेके आना, राइट। और इसमें बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे? आर्मी वेटरन्स, जो कि आर्मी के रिटायर्ड फौज के रिटायर्ड लोग हैं। पेंशनर्स जो हैं, जो वॉर विडोज हैं, जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया है युद्ध में या आर्मी की लाइन ऑफ ड्यूटी में या एयरफोर्स की लाइन ऑफ ड्यूटी में, देन उनकी जो नेक्स्ट ऑफ किन है, ये सब उनके टारगेट बेनिफिशियरीज हैं। और इसमें कुछ सर्विस पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहाँ पे ये सारी जो भी इनके ग्रीवेंसेस हैं इनको डील किया जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विसेज, ऑलराइट, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और एक ये सारी सर्विसेज, ऐसा नहीं कि उनको हर सर्विस के लिए अलग जगह जाना पड़ेगा, एक सिंगल पॉइंट रहेगा जहाँ पे आप जाइए, अपने बताइए ग्रीवेंसेस, और ये सब आपका जो भी इश्यूज हैं पेंशन रिलेटेड, चाहे पेंशन कम आ रही है, ज़्यादा आ रही, पेंशन नहीं मिल रहा है, जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को पेंशन नहीं मिल रहा है, या पेंशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। क्योंकि देखो ये सब जो भी बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, स्पेशली फोर्सेस से रिटायर्ड हैं, उनको इस टाइप की चीज़ों में बहुत दिक्कतें आती हैं, और एक एज के बाद आपको बार बार बैंकों के चक्कर नहीं लगा सकते ना, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट among the 4 state owned public enterprises recently granted नवरत्ना स्टेटस। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को नवरत्ना स्टेटस नहीं मिला है? ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है आपका? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑलराइट। तो इसको नवरत्ना, इन तीनों को नवरत्ना स्टेटस मिला है। आपको पता ही है सेल आपका महारत्ना स्टेटस आता है। एक बार इसको देखते हैं, है ना। तो NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, SECL, रेलटेन एंड सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVN जिसे बोलते हैं, इनको नवरत्ना का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो 4 PSU कौन कौन से हैं? ठीक है, और किसने अनाउंस किया? फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी ने इसको अनाउंसमेंट दी है। कौन कौन से 4 PSU हैं? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, सॉरी SECL ही, दैट इज SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, then third is Railtel, and the fourth one is
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो ये 4 पीएसयू जिनको नवरत्ना का स्टेटस दिया गया है। अब हमारे यहाँ टोटल नवरत्ना 21 से कितने हो चुके हैं, 25। नवरत्ना स्टेटस मिलने का मतलब क्या होता है, फायदा क्या होता है, इन पीएसयूज को ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाएगी। मतलब जो भी उनके खर्चे हैं, है ना, उसको वर्क रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए इन पे ज्यादा पावर और ये सारी चीजें दे दी जाएंगी। ठीक है। अब देखिए जो रेलटेल पीएसयू है इंडियन रेलवेज के अंदर आता है, ये सन 2000 में बना था। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, ये आपका नेशनल सोलर मिशन, जो इंडिया के एक एम्बिशियस प्रोग्राम है कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, उसके लिए ये पूरा डेवलप किया गया था सन 2011 में। देन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन आपका 1975 में बना था। पर्पस क्या है, पानी से बिजली तैयार करना। तो जितने भी डैम्स वगैरह हैं रिवर्स के ऊपर, इस पे एनएचपीसी सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। देन सतलज जल विद्युत निगम, है ना, ये जॉइंट वेंचर है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश सरकार का। 1988 में इसको बनाया गया था। ठीक, तो ये कुछ आपके फैक्ट्स है, आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो ये 4 जो हैं पीएसयूज जिनको नवरत्ना का स्टेटस मिला है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, BHEL इसको कौन सा स्टेटस मिला हुआ है, नवरत्ना, महारत्ना या कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री लॉन्च द 2 month वीजा एमनेस्टी प्रोग्राम स्टार्टिंग टू एड्रेस इलीगल रेसिडेंसी इशू। कौन सा देश है जिसने ये स्टार्ट किया है टू एड्रेस द इलीगल रेसिडेंसी इशू। सो करेक्ट आंसर है आपका UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये चीज स्टार्ट की है। न्यूज देख लेते हैं। तो न्यूज है आपकी, बेसिकली जो UAE गवर्नमेंट है इन्होंने बोला है 2 month का वीजा एमनेस्टी प्रोग्राम। एमनेस्टी मतलब भाई जैसे मान लो मैं UAE गया, ठीक है, किसी काम से, है ना, और मैं वहां जाके, अब मेरा टेन्योर मान के चलो 3 महीने का था या लेट्स से 1 साल का था, मैं 1 साल तक वहां रहा लेकिन मैं ओवर स्टे कर रहा हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि 2 महीने का और टाइम दे रहे हैं, या तो प्रॉपरली यहाँ रह लो या चुपचाप वापस चले जाओ। ठीक है, तो 2 month की एक तरह से दान दे रही है कि भाई रह लो यहाँ पे। राइट, तो बेसिकली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि इलीगली कंट्री में रह रहे हैं, लेबर बन के आगे, कुछ बन के आगे जा ही नहीं रहे हैं, है ना, तो उनके लिए ये प्रोग्राम दी गई है। तो ये उन लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहा है जो कंट्री में इलीगली घुसे हैं, है ना। एक होता है ना कि मैं किसी काम से गया और मैं ओवर स्टे कर रहा हूँ, है ना, मेरा वहां रहना गलत है, लेकिन अगर मैं बॉर्डर क्रॉस करके सुरंग बना के घुस गया, है ना, तो मेरे लिए ये एमनेस्टी प्रोग्राम नहीं है, मैं आया ही गलत पर्पज से हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट वी हैव, who among the following has won the Raman Magsaysay Award 2024? This is a very important न्यूज एज वेल एज MCQ, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो ये आपके 5 नाम दिए गए हैं, है ना, तो करेक्ट आंसर है आपका इसमें, पांचों के पांचों को ये अवार्ड मिला है। मियाजाकी हायाओ, फरवीजा फरहान, कर्मा पुंशो, डॉक्टर न्यूगियन थिक नगॉक, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, इन 5 लोगों को, साथ ही साथ एक इसमें एक यूनिट है, इनको आपका रैमन मैग्सेसे मिला है। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें बाकी लोगों की बात करेंगे, बट जो न्यूज आई थी वो थी जापानीज एनिमे डायरेक्टर मियाजाकी, इनको ये जीते हैं रैमन मैग्सेसे। एनिमे क्या होता है, एनिमेशन, है ना, आपने ड्रैगन बॉल जी देखा होगा, पोकेमोन देखा होगा, दीज आर ऑल व्हाट, जापानीज एनिमेशन। ये काफी फेमस वहां के एनिमे डायरेक्टर हैं, इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है, इनको, इनका जो नोटेबल वर्क है याद रखिएगा, माई नेबर्स टोटोरो एंड किकीज डिलीवरी सर्विस, ये 2 इनके बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। थोड़ा सा अवार्ड के बारे में भी समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी जो विनर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है 1957 में स्टैब्लिश किया गया था इन द मेमोरी ऑफ रैमन मैग्सेसे, जो कि फिलीपींस के 3rd प्रेसिडेंट थे। ऑलराइट, और ये जो पूरी सेरेमनी वगैरह होती है मनीला में होती है, फिलीपींस की कैपिटल। किस किस फील्ड से इन लोगों को अवार्ड मिलता है, सो गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, लीडरशिप, कम्युनिटी सर्विस, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट, है ना, तो ये जो एनिमे वगैरह ये क्रिएटिव आर्ट में आ जाता है। ठीक है, अवार्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली इट इज द एशियाज प्रीमियर प्राइज, जो कि मतलब सबसे एशिया का टॉप मोस्ट, एशिया का आप नोबेल प्राइज बोल सकते हो। ऑलराइट, और ये हर साल आपका नवंबर, इस बार का जो शेड्यूल्ड है वो आपका नवंबर में, कहाँ पे, मनीला में। मनीला आपकी फिलीपींस की कैपिटल है। तो ये तो हो गया अवार्ड के बारे में, ये एक विनर हो गए। बाकी विनर्स के बारे में देखते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको उतनी शक्ल ज़्यादा नहीं दिख रही होगी। फुनशो कर्मा भूटान के हैं। नुग्यन थी नगोक फुंग ये डॉक्टर है, ये वियतनाम की हैं। फरहान फरवीजा ये इंडोनेशिया की हैं। देन एक ग्रुप है रूरल डॉक्टर मूवमेंट, ये थाईलैंड के हैं। एंड मियाजाकी हायो ये आपके जापान के हैं। इन 5 लोगों को रैमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला है। लास्ट वाले के बारे में हमने देख लिया था, बाकी के बारे में देख लेते हैं। तो आपके ये जो है फुनशो कर्मा ये भूटान के रहने वाले हैं। इनको किस लिए अवार्ड मिला गया है? बेसिकली जो यूथ है इनको इंस्पायर करने के लिए और हेरिटेज और फ्यूचर को एम्ब्रेस करने के लिए। ठीक है कि भाई भूटान आपको पता है एक काफ़ी अच्छा सुंदर देश है ना, ट्रेडिशनल देश है, काफ़ी रिलीजियस देश है। तो वहाँ के यूथ को जो भी प्रेजेंट चैलेंजेस है ना, भूटान के पास्ट और प्रेजेंट दोनों टाइप के चैलेंजेस को समझाने का काम इन्होंने बहुत अच्छा किया। देन मियाजाकी हायो ये जापान की हैं। ठीक, ये जो हमने अभी देखा ये जापान के जो कि एनिमे डायरेक्टर है। ठीक है, एनिमेशन डायरेक्टर इनको मिला है। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ये थाईलैंड का मूवमेंट है रूरल डॉक्टर्स का। तो बेसिकली पब्लिक हेल्थ है ना, रूरल एरिया में जो पुअर हाइजीन है और जो वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिलती उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए इस पूरे ग्रुप ने, इस वजह से इनको मिला है। देन आपकी एक डॉक्टर है डॉक्टर न्यूगेन थी एनगॉक फोंग वियतनाम की है। अगेन इनको भी पब्लिक सर्विस स्पिरिट है ना, इसके लिए इनको अवार्ड मिला गया है। देन फरवीज़ा फरहान ये इंडोनेशिया की हैं। तो इनको बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस के लिए काम के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। राइट, तो इनका कंट्रीज याद रखिएगा किस किस देश के ये विनर्स। चलिए नेक्स्ट वी हैव हु इज हेडिंग द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व ग्रीवेंसेस ऑफ द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स एट द शंभू बॉर्डर। तो ये न्यूज़ देखो 2 साल से चल रही है। शंभू बॉर्डर पे कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में घुसना चाहते हैं बट उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठाई थी। तो उस कमेटी के आपके मेन पर्सन कौन है? वो हैं आपके जस्टिस नवाब सिंह। ठीक है, तो इनकी कमेटी ये हेड कर रहे हैं उस आपकी बॉडी को। ऑलराइट, नाम याद रखिएगा जस्टिस नवाब सिंह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कमेटी है थोड़ा सा समझ लो शंभू बॉर्डर इशू क्या है। राइट, तो शंभू बॉर्डर पहले लोकेटेड कहाँ है? ये पंजाब और हरियाणा के बीच का एरिया है जहाँ पे बॉर्डर है। यहाँ पे इशू क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ के जो फार्मर्स हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर स्टैट्यूटरी एमएसपी गारंटी। मतलब एक लॉ बना दीजिए आप कि भाई जो हमको एमएसपी मिल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अलग अलग आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मिलता है। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा रहता है, देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ बट ऐसा रहता है। जैसे वीट के लिए लगभग 1400 रुपये पर क्विंटल, है ना, 1400 रुपये पर क्विंटल ऐसे एक एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। इतना तो सरकार आपको देगी ही देगी, आप अनाज बेचो। तो वो ये बोल रहे हैं कि इसके लिए लॉ बना दो, इसको स्टैट्यूटरी कर दो, मतलब इसके लिए लॉ बना दो कि एमएसपी तो इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे अब देखो इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लोग पूरा एकदम घुस गए हैं, ब्लॉकेज कर दिए। तो वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है, हाईवे का वो जो मूवमेंट है, सब ब्लॉक हो रहा है। ठीक, तो कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बैठाई अंडर जस्टिस, जो एक रिटायर्ड जस्टिस है नवाब सिंह, जो कि चेयर करेंगे इस पूरी कमेटी को। और उनसे बोला गया कि भाई इसको समझो, इस पूरे इश्यू को, रिपोर्ट बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ऑलराइट, तो कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया था कि फार्मर्स को रिलोकेट करने के लिए किसी दूसरे जगह, ताकि हाईवे ब्लॉक ना हो। हाईवे के ब्लॉक होने से क्या होता है, आपके जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनका मूवमेंट ब्लॉक है, तो लोग इससे परेशान होते हैं। तो आप प्रोटेस्ट करिए, कोर्ट बोलते प्रोटेस्ट करिए, बट दूसरी जगह जाइए जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। ठीक है, तो फार्मर की डिमांड है भाई लीगल गारंटी कर दिया जाए एमएसपी को क्रॉप्स के लिए। अब वो होगा नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलिए नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट चीता इन इंडिया विच बिगैन ऑन 17 सितंबर 2022। तो आपको बताना दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखिए न्यूज़ क्या थी इससे रिलेटेड। पवन नाम का एक चीता था, 3 साल का था वो कूनो नेशनल पार्क में आया सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत।
और रिसेंटली उसकी डेथ हो गई, है ना। और इस डेथ, ये जो डेथ है केवल पहली डेथ नहीं है, दिस इज द 18 डेथ, ये सॉरी एट डेथ। जो 20 चीता लाए उसमें आठ चीता डेथ हो चुकी, तो ये 8वां चीता था, पवन नाम था इसका। तो इस वजह से नेशनल पार्क आपका न्यूज में है, राइट। सो अगर आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे श्योपुर जिले में ये कूनो नेशनल पार्क है, ऑलराइट। और सितंबर 2022 में इस प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो नेशनल पार्क में नमीबिया से 20 चीतों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले ये जो नेशनल पार्क था यहाँ पे एशियाटिक लायन को लाने की बात की जा रही थी, कहाँ से, गिर नेशनल पार्क से। बट वो गुजरात गवर्नमेंट बोल रही हमारा तो टूरिज्म खत्म हो जाएगा, वो सब मध्य प्रदेश जाने लगेंगे, तो उसमें काफ़ी डिले होने लगा, तो इस वजह से बोला ठीक है, लायन मतलब चीता लेके आते हैं। तो इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ठीक है, पहले थे यहाँ पे चीता, बट वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। इस वजह से इसको बोला जाता है चीता री इंट्रोडक्शन पे, क्योंकि पहले ये थे ऑलरेडी इंडिया में, एक्सटिंक्ट होने का इनको वापस री इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑलराइट। चलिए, तो कूनो नेशनल पार्क के बारे में कुछ फैक्ट है ना। मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका और नामीबिया से यहाँ पे चीता को लाया गया था, राइट। तो यहाँ पे एक पवन नाम का चीता था, उसकी डेथ हो गई है। ये जो प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया गया था आपका सितंबर 2022 में, पर्पस क्या था, चीता की जो एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन, चीता 1952 में भारत में एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो उसको वापस रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। और चीता का आईयूसीएन स्टेटस आपको पता होना चाहिए, जो अफ्रीकन चीता होते हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं एज पर द आईयूसीएन लिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो बताइए क्या है इसका, क्या थीम है। द करेक्ट आंसर इज डी, सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। तो बेसिकली इससे रिलेटेड न्यूज क्या थी देख लेते हैं। तो आपकी पहली जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ पे, मतलब होने वाली है आपकी 4 से 5, अब तो डेट हो चुका है वहां पे, है ना। तो ये आपकी जो सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, जिस जो है लखनऊ में, आर्म फोर्सेस का जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 4 से 5 सितंबर के बीच यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई। इसका जो थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत, ऑलराइट। इनॉग्रेशन किसने किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ये नाम याद रखिएगा, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ऑलराइट। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी यहाँ पे बोले थे, भाषण दिए थे। पर्पस क्या है इस जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस का, टू रिव्यू एंड मॉडर्नाइज द आर्म्ड फोर्सेस। जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको, जो उनकी प्रेजेंट कंडीशन है उससे कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वेल इक्विप्ड कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये था, ठीक है। और ओवरऑल इससे क्या होगा भाई, हमारी सेना मजबूत होगी, वेल इक्विप्ड होगी, तो नेशनल सिक्योरिटी, है ना, डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहेगी, है ना। क्योंकि देखो आजकल इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, जो हमारे इवन पाकिस्तान के पास भी आजकल नाइट विजन और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो हम अपने सोल्जर्स को नहीं भेज सकते ना ऐसे कि जाओ ऐसे ही बस AK-47 लेके, तो उनको भी मॉडर्नाइज करना, समय के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं करोगे, तो आप देखते हो ना कि हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं, हमारे जो दादाजी हैं, ताई जी हैं, नाना जी वगैरह लोग हैं, उनको कितनी दिक्कत आती है पेमेंट करने में, कुछ करने में, ठीक। तो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना हर फील्ड में आवश्यकता है, जब तक आप कर सकते हो, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है। हर ऐसा नहीं कि मैं किसी 60 साल या 70 साल के आदमी को बोलूँ कि ये आप करो, इससे वीडियो बना दो, ये क्रिएट कर दो, नहीं हो सकता। जब तक सीख सकते हैं उतना सीख सकते हैं, है ना, उतना सीख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सेम गोज विद द डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लोग नहीं लड़ेंगे, आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे, है ना। तो इंसान दूर रहेगा, मशीनों की लड़ाई होने वाली है आने वाले टाइम पे। चलिए, क्योंकि अगर देखो मशीनों की लड़ाई होती, देश बड़ा है, रशिया यूक्रेन, 2 साल हो गए, रशिया नहीं जीत पाया, क्यों, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को, कहाँ से, नाटो से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज एस्टैब्लिश्ड द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए इसको बनाया गया है, जो 23वां लॉ कमीशन है। सो करेक्ट आंसर इज, लॉ कमीशन याद रखिएगा 3 साल के लिए बनता है, बी 3 years इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। तो जो 23rd लॉ कमीशन है वो इंडिया में बन स्टार्ट हो गई है, इससे पहले 22वीं लॉ कमीशन थी, है ना। और ये कितने पीरियड के लिए बनी है, 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2027 तक, मतलब 3
साल के टेन्योर के लिए ये बनी है। जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल, इंडिपेंडेंट चार्ज में इन्होंने इसकी घोषणा की। अब देखिए लॉ कमीशन में कितने लोग होते हैं, तो इसका जो कॉम्पोजिशन है याद रखिएगा। इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से, और अप टू 5 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। तो ये नंबर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है, जो कि कौन हो सकता है, या तो सर्विंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज हो, ये आपको याद रखना है। और इस बॉडी का नेचर कैसा है, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, नॉन स्टैट्यूटरी मतलब किसी लॉ के तहत नहीं बनाया गया है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जिसका संविधान में मेंशन है, उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है, वो ये बॉडी नहीं है, ना ही ये किसी लॉ के तहत बनी है। राइट, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रिमेंबर, रिसर्च इन लॉ एंड मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। लॉ में रिसर्च करना, उसमें देखिए जो लॉज होती है ना, कोई पुरानी लॉ है, नई लॉ है, सन 1950 में कुछ बनी होगी, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो उसमें क्या बदलाव होने चाहिए वो इस पर रिसर्च करती है और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। तो लॉ कमीशन के हमेशा रिकमेंडेशंस होते हैं, अब सरकार उसको माने ना माने सरकार के ऊपर। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखिए। जो पहली लॉ कमीशन थी ये कब बनी थी, ये 1834 में बनी थी अंडर लॉर्ड मकॉले, है ना। और इनिशियली जो 4 लॉ कमीशंस बनी थी उसमें जो आपका इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंडियन एविडेंस एक्ट, इनिशियली जो 4 लॉ कमीशन थी, है ना, 1834 के बाद उसका रिजल्ट था ये सारी चीज़ें, जो इतने बड़े बड़े एक्ट्स आए थे। ऑलराइट, और फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन आपकी 1955 में बनी थी, और इसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था MC सेतलवाद, वेरी वेरी फेमस पर्सन, ये याद रखिएगा। राइट, तो फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 अंडर लॉर्ड मकॉले, और फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन की अगर मैं बात करूं तो 1955 अंडर MC सेतलवाद, वो उनके चेयरपर्सन है। तो ये कुछ फैक्ट्स है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं सर साइड नहीं होते हो, दिखता नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है या जो भी लेना है। देखो इसकी टेंशन मतलब इसकी PDF तो आपको ऐप पे अवेलेबल हो ही जाएगी, वहां से नोट कर लेना है। स्क्रीनशॉट कब तक लेते रहोगे, है ना, ये सस्टेनेबल चीज नहीं है। PDF ले लो, मार्क कर लेना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना, काम खत्म। Next we have, in which ancient Hindu text have astronomers recently uncovered a reference to the total solar eclipse? देखो भारतीय संस्कृति और भारतीय जो हमारे लिटरेचर है इतने अच्छे हैं, इतनी ज्यादा नॉलेजेबल वाली चीजें उसमें दी गई थी कि टोटल सोलर एक्लिप्स का भी मेंशन्ड है। मतलब समझो हजारों करोड़ों साल पहले की बात हो रही है ये, और इसको डिस्कवर कब किया था, जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप लाया था, वो भी आपकी 18-19 सेंचुरी की बात है। राइट, तो ये किस, इसका देख लेते हैं आंसर क्या है। सो आंसर इज आपका डी, ऋग्वेद में मेंशन है, हमारा सबसे पहला वेद। देखिए हमारे जो वेद हैं इतने, मतलब अगर मैं बोलूँ उनको ज्ञान का भंडार है। उसमें जैसे बोलते हैं ना कि इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि इससे करने से ये होगा, अब उसको तुम इम्प्लीमेंट करो तो तुमने एक प्रोसेस बना लिया, तुमने एक डिस्कवरी कर ली। ठीक है, और इस ग्रंथ को यूरोपियंस ने बहुत इसका फायदा उठाया। भारत को बोलते थे ना सोने की चिड़िया, हमारे यहाँ इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस एजुकेशन सिस्टम था, अचानक से हम इतना पिछड़ कैसे गए। जो घुसपैठिए आए बाहर से, उन्होंने इन चीज़ों का, ऐसे तो नहीं आएंगे ना कि भाई मैं अंग्रेज हूँ, मैं आया इस देश में और मैंने समझ लिया कि ये इनकी ग्रंथ है बहुत अच्छी है। मैं लोगों के कॉन्टैक्ट में आया, मैं देखा यार ये तो मेरे से बहुत इंटेलिजेंट है, मैं ब्रिटिशर हूँ, मैं देखा ये इंडियन तो बड़ा इंटेलिजेंट, इसको कैसे पता, तो मैंने उससे बातचीत स्टार्ट की कि भाई तुमको ये कैसे पता, तो बताया कि मैं तो ये किताब में लिखी है, ये किताब है। धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स को समझ में आया इंडिया की जो लिटरेचर है, ट्रेडिशनल लिटरेचर बहुत अच्छी है। उन्होंने फिर क्या किया, रिक्रूट करना चालू किया, उठाओ बताओ हमें समझाओ, इसको ट्रांसलेट करो इसमें। ऐसे करके पूरी टेक्नोलॉजी प्रेशर लगा के ले गए, और जो पूरा भी आज का जो US है या यूरोप है क्यों डेवलप हुआ है, बोल सकते हैं इंडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, कोई नहीं, हम कैचअप कर ले जाएंगे, समय बस यही है ना, समय लगेगा, और इंडिया का समय आने वाला, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, देर आएंगे लेकिन ऐसा आएंगे कि हम ही है फिर अगले, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया वशिया नहीं, फिर इंडिया ही है जो सारी चीज़ें बताएगी, और ये आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पे। तो ये लगभग 6000 पुरानी किताब है आपकी ऋग्वेद, है ना, और उसमें टोटल सोलर एक्लिप्स के बारे में दिया गया था। ये बताता है दिस डिस्कवरी मार्क्स द ओल्डेस्ट मेंशन ऑफ द एक्लिप्स, ग्रहण के बारे में, है ना।
ये चीज़ है, ठीक है। देखिए कुछ ये जो हमारे जो भी 4 वेदास हैं यहाँ मैंने मेंशन किए हैं। ऋग्वेद आपको पता है सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, इसमें गायत्री मंत्र, विश्वामित्र का गायत्री मंत्र है इसमें, है ना। देन इसमें संस्कृत हिम्स, आपकी जो वैदिक हिम्स है वो इसमें मेंशन्ड है। यजुर्वेद बेसिकली रिचुअल्स के बारे में है ना, कि पूजा पाठ, ये आपका यज्ञ वगैरह कैसे करना है ना। नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है। तो जैसे हमारे यज्ञ भवन होता है ना, हम उसमें दान करते हैं स्वाहा स्वाहा, तो वो सब आपका इसमें मेंशन है। समवेद, समवेद आपका म्यूजिक से रिलेटेड है, याद रखिएगा। एंड इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द 4 वेदास। देखिए इसमें केवल इतनी ही चीज़ नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के हिसाब से हमसे पूछा जा सकता है वो आपको ध्यान रखना है तो इसमें संपूर्ण खजाना, पूरे मानव जाति, पूरे विश्व का स्टार्ट एंड सब कैसा सब दिया हुआ है, लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे इतना ही याद रख लो काफ़ी है। अथर्ववेद में बेसिकली मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स, जादू वादू सब दिया हुआ है इसमें, है ना। तो इतनी एडवांस किताब है वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। याद करने का तरीका कैसे, समवेद मतलब सिंह, ऐसे याद रख लेना, है ना। यजुर्वेद मतलब यज्ञ मतलब रिचुअल्स, ऋग्वेद है ना रीड करना हिम्स वगैरह, ऑलराइट। अथर्ववेद आप इसको ऐसे याद कर सकते हो मैजिक से, ठीक, मैजिक स्पेल्स। एक आनंद जादूगर था ना, बहुत फेमस थे। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच बॉलीवुड एक्टर रिसीव द FICCI यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड एट द FICCI यंग लीडर अवार्ड सेरेमनी, ठीक है। फिक्की बोलते हैं, इसका भी फुल फॉर्म भी बताऊंगा। तो करेक्ट आंसर है आपका आयुष्मान खुराना को ये अवार्ड मिला है यूथ आइकन का, है ना, यूथ लीडर यूथ आइकन का अवार्ड। तो FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन्होंने एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को यूथ आइकन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ही इज नीरज चोपड़ा एंड ये आयुष्मान खुराना है, तो ये याद रखिएगा। चलिए फैक्चुअल चीज़ है, नथिंग मच टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज डिफेंस इंडस्ट्री डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर द FIM-92 स्टिंगर, किस देश का ये वेपन है। सो करेक्ट आंसर इज डी, यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज क्या थी। बेसिकली देखो ये वेपन है ना, सोल्जर है, खड़े खड़े जमीन से मार रहा है। तो बेसिकली न्यूज थी आपकी, ताइवान प्लान्स मेजर स्टिंगर मिसाइल परचेज फ्रॉम US। तो आपको पता है चाइना और ताइवान इनमें इशू चल ही रहे हैं। चाइना ताइवान बोल रहा है, चाइना बोलता है ताइवान हमारा पार्ट है, अलग देश नहीं। ताइवान बोलता है हम अलग हैं, हम चाइनीज पार्ट नहीं है। तो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए US से खरीद रहे। देखो US हर जगह आ जाएगा कि हम तो ताइवान को सपोर्ट करने आए हैं, छोटा देश है, चाइना उसको डरा धमका रहा है तो हम सपोर्ट करेंगे, जैसे यूक्रेन में आ गया है, ठीक है। सो जो ताइवान ने इनसे खरीदने की बात की है। देखो FIM स्टिंगर क्या है, बेसिकली इट इज मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मतलब यहीं से खड़े खड़े जमीन से इंसान मिसाइल ठोक सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ से ऐसे आप शूट कर सकते हैं, मैन पोर्टेबल इंसान लेके जा सकता है। तो कहाँ का है ये, USA का है ना स्टिंगर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नथिंग मोर टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। तो आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में इस बीच बहुत अच्छी न्यूज़ के लिए तो फेमस नहीं था, है ना। तो वहाँ पे जो डॉक्टर का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद ये होश में आया और एक इन्होंने बिल, देखो वेस्ट बंगाल एक ऐसी गवर्नमेंट है ना, वो ऐसे सीधे सीधा काम नहीं करेगी, वो यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पंगे लेने का उनका काम है ना। तो वाइसे वर्सा है दोनों साइड से, ठीक है। सो इसमें पहला स्टेटमेंट इस बिल में क्या क्या चीज़ दी गई है। तो आपका 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट आंसर क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपके, है ना, C बोथ 1 and 2। इट मैंडेट्स अ लाइफ सेंटेंस विदाउट पैरोल फॉर दोज कनेक्टेड ऑफ रेप एंड गैंग रेप, जो भी रेप और गैंग रेप करता है उनको पैरोल नहीं मिलेगा और आजीवन कारावास। दूसरा है, इट सीक्स कैपिटल पनिशमेंट फॉर इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड ऑफ रेप इफ देयर एक्शन रिजल्ट इन द विक्टिम्स डेथ और लीव हर इन अ वेजिटेटिव स्टेट, मतलब अगर कोई रेप की पीड़िता है, उसकी डेथ हो गई या बहुत ही गंभीर हालत में है, तो जो कल्प्रिट है उसको कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी दे दो, मतलब मार डालो, है ना, या तो फांसी की तरह या इंजेक्शन दे के या इलेक्ट्रिक शॉक दे के, दैट कोर्ट डिसाइड करेगी। तो उनको कैपिटल पनिशमेंट देने की मांग की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं न्यूज़ क्या थी। बेसिकली
एंटी रेप बिल पास किया है वेस्ट बंगाल असेंबली ने। सो इस बिल का नाम है अपराजिता, ये नाम याद रखिएगा, है ना, अपराजिता। ऐसे ही दिल्ली गैंग रेप जब हुआ था तो उसमें एक गाइडलाइंस आई थी जिसका नाम था आपका विशाखा, विशा विशाखा गाइडलाइंस है। इस बिल का पर्पस क्या है, ये बिल अमेंड करना चाहती, जब मैं बोला ना क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगे, ये चीज है, ये बिल अमेंड करना चाहती है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा 2023 और पॉक्सो एक्ट 2012। अब देखो, ये जो सीआरपीसी है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन पिनल कोड, ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती है। अब यूनियन गवर्नमेंट ने तो लॉ बना ही रखा है, भारतीय न्याय संहिता भी रिसेंटली एकदम लॉन्च किया है, स्टेट गवर्नमेंट बोली अमेंड कर दो। तो ये देखो, इसे की प्रोविजन जैसे हमने देखे कि कैपिटल पनिशमेंट है, लाइफ सेंटेंस रहेगा विदाउट पैरोल और टाइम बाउंड ट्रायल्स रहेंगे जो भी रेप केसेस होगी, टाइमली उसको खत्म किया जाए, ये इस बिल के कुछ प्रोविजन है। सो एस वेस्ट बंगाल असेंबली ने तो इसको पास कर दिया है, ठीक है। अब कोई भी बिल जब पास होता है वो उसको पास तब मानेंगे, उसको वो एक्ट कब बनेगा, जब गवर्नर का ठप्पा लगेगा, ठीक है, गवर्नर का ठप्पा लगेगा और फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट करेगा, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों, तो वेरी लेस पॉसिबिलिटी, आई डोंट थिंक इसको होगा, बट क्योंकि ऑलरेडी वो जो एक यूनियन लॉ बना हुआ है भारतीय न्याय संहिता और नए जो आई हैं उसको अमेंड करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये कंकरेंट लिस्ट में, और इस वजह से इसके लिए प्रेसिडेंट एसेंट बहुत ज़रूरी है। प्रेसिडेंट एसेंट अंडर आर्टिकल 254 के क्लॉज 2 के तहत है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसी भी कोई अमेंडमेंट करना चाहती है ना, तो उसके लिए प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत ज़रूरी है। तो पहले गवर्नर साइन करे फिर प्रेसिडेंट, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो गवर्नर है वो बहुत खास पसंद नहीं करता है सरकार को, है ना, पश्चिम बंगाल सरकार को, देन फिर प्रेसिडेंट, तो दैट इज़ अ, नहीं होगा, मान के चलो, हो भी जाए अच्छा है, अच्छी चीज़ है ना, बट अमेंड करने की अलग इसमें कुछ रीजंस है, पॉलिटिकल चीज़ है ना। तो आपको बस याद रखना अपराजिता है, इसके फीचर्स याद रखिएगा, है ना। चलिए, ये फैक्ट याद रखिएगा, स्टैटिक चीज़ है, कंकरेंट लिस्ट है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वोखा साथी व्हाट्सएप चैट बॉट। तो ये वोखा, आपको एक चीज़ समझ में आ गया, वोखा साथी एक व्हाट्सएप चैट बॉट है। आजकल आप देखते हो ना, कहीं भी आप कहीं वेबसाइट पे आते हो तो उसमें एक साइड में आता है चैट बॉट, जोमेटो में रहता है कि भाई हाउ मे आई असिस्ट यू, राइट, तो ऑटो रिप्लाईज, ऑटोमेटेड रिप्लाईज इसमें कुछ रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इनेबलिंग टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। तो इस व्हाट्सएप के थ्रू सरकार और जो सिटीजन्स हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो वोखा साथी ऐप है, इसका फुल फॉर्म देखो, साथी का क्या है, स्मार्ट एआई बेस्ड असिस्टेंस फॉर टाइमली हेल्प एंड इंटरफेस। ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट, और किसने इसको लॉन्च किया है, ये बेसिकली नागालैंड नागालैंड एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और इसी वजह से इनको जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड हो रहे हैं, अभी सेरेमनी हो रही है, उसके लिए इनको गोल्ड अवार्ड, प्रेस्टिजियस गोल्ड अवार्ड मिला है इस ऐप के लिए, राइट। और ये नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड कहाँ हो रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में। ये चीज़ याद रखिएगा। इसका पर्पस क्या है, इनेबल्स प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन्स, राइट, थ्रू टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कैसे, तो या तो मैं बात करूंगा सरकार के साथ और वो सरकार की स्कीमों के बारे में मेरे को बताएगा, ठीक, मैं अपने इनपुट डालूंगा ये क्या चीज़, तो वो उधर से बताएगा कि ये गवर्नमेंट की ये स्कीम है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं। एक तरह से व्हाट्सएप चैट बॉट है, राइट। सो इट इज़ द फर्स्ट टाइम एन इनिशिएटिव फ्रॉम नागालैंड स्टेट रिसीव्ड अ गोल्ड अवार्ड। तो पहली बार है कि नागालैंड सरकार के किसी इनिशिएटिव को ई गवर्नेंस प्रोग्राम में अवार्ड दिया गया। देखो, गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। गुड गवर्नेंस में एक पार्ट आता है ई गवर्नेंस। हर चीज़ के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन भी सुविधाएं मिल सकती हैं। कई स्टेट में, जैसे एमपी में एक स्कीम है 1 डे समाधान, कि भाई एक दिन में ही आपका समाधान होगा कुछ काम के लिए, राइट। तो उसके लिए अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, जन सेवा केंद्र, ठीक।
तो यहाँ जाइए, सेम डे आपके काम हो जाएंगे। बहुत सारे काम होते हैं ऐसे नल कनेक्शन, राशन कार्ड, इस टाइप की चीज़ें सेम डे करके देते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को अदर स्टेट्स में भी रेप्लिकेट करना चाहिए, और होती भी है। चलिए नेक्स्ट है आपका पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पोबा, पोबीतारा, ये सब आपका असम में सिचुएटेड है, तो ये याद रखिएगा असम में ये रिजर्व फॉरेस्ट। और ये न्यूज में क्यों था देखते हैं। सो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में है, इसको जल्द ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे, मैप में आओ। दिस इज द मैप ऑफ असम। एकदम ईस्ट में चले जाओ, टॉप में नॉर्थ ईस्ट, ये आपका धेमाजी है। ऑलराइट, धेमाजी जिला, यहाँ पे वो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको बहुत ही जल्द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका एरिया लगभग 257 स्क्वायर किलोमीटर है, और यह जो पोबा रिजर्व है यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, और असम में आज के टाइम में 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और 2 प्रिलिमिनरी नोटिफाइड है, मतलब ये जो 2 हैं है ना, इनको जल्दी नोटिफाई हो जाएंगी, और 7 नेशनल पार्क है। तो 17 और 7 याद रखिएगा असम में। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड अंडर पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। तो बताइए क्या है इसका मैक्सिमम फाइन, कितना देना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको 5 करोड़ रुपए फाइन देना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा ये लॉ है भाई, 5 करोड़ का फाइन। चलो देखते हैं क्या थी न्यूज। सो पंजाब असेंबली ने एक बिल पास किया है टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ इलीगल कॉलोनीज। ये बहुत ही क्रूशियल मैटर है, ऐसे हमें पता नहीं चलता है। देखो, जो भी लोग बड़े शहर में रह रहे हैं ना, आप ध्यान देना, बरसातों में इसका पोल खुल जाता है अचानक। देखना ट्रैफिक जैम, पानी भर रहा है, किसी कहीं भी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, और पता चलता है कि भाई ये तो कॉलोनी इलीगली बसी हुई है, सरकार से परमिशन ही नहीं ली गई है, इनके पास प्लॉट था, इन्होंने कॉलोनी बना दी, है ना। तो जब कॉलोनी बनती है कोई भी चीज़, सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, ड्रेनेज फैसिलिटी ये सब देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी देनी पड़ती है। तो इस वजह से पंजाब ने ये बिल पास किया है। ऑलराइट, पर्पस क्या है, देखो जो भी प्रॉब्लम्स फेस करता है पब्लिक इन रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर प्लॉट्स एंड चेक द डेवलपमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनी। तो 2 पर्पस हैं। अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी तो उसका रजिस्ट्रेशन, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये आपका सॉल्व होगा। देन जो इलीगल कॉलोनीज है, इसके लिए ये आपका एक्ट है। राइट, तो इसमें बोला गया है, इस एक्ट में देखिए क्या है, अगर किसी ने कोई प्लॉट खरीदा है किसी कॉलोनाइजर से, कब 31 जुलाई 2024 के पहले, ऑलराइट, और उसने उसका पैसा भी दे दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया है, देन उनकी जो रजिस्ट्री हो सकती है विदाउट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो सकती है टिल 2 नवंबर 2024। ठीक है, अगर आपने प्रीपेमेंट कर लिए तो एनओसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर कोई इस एक्ट को नहीं मानता है, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करता है, तो उसको 5 साल की सज़ा जो कि 10 साल तक हो सकती है, और साथ ही साथ 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। तो मतलब 25 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है। चलिए, पंजाब में अब ज़मीन खरीदना बड़ा मुश्किल है, गलत तरीके से ज़मीन खरीदना, है ना। नेक्स्ट है आपका कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। वेरी गुड, मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया पॉलिटी का, ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। सो देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, करेक्ट आंसर बताइए। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। 10th शेड्यूल में ये आपका मेंशन्ड भी है, ये भी अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो और इस लॉ के तहत जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस का, जिस लोकसभा के केस में स्पीकर है ना, विधानसभा के केस में विधानसभा स्पीकर, या राज्यसभा के केस में जो आपके वाइस चेयरमैन हो गए, है ना, तो वो किसी भी लेजिस्लेटर को डिफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफेक्शन। अगर उसने डिफेक्शन क्या होता है, आज मैं इस गवर्नमेंट इस पार्टी में हूँ, लेट्स से कांग्रेस, बीजेपी में कभी बार चले गया, अचानक से छोड़ दिया, मेरे को लग रहा है बीजेपी में ज़्यादा मेरा स्कोप है, फ्यूचर दिख रहा है, छोड़ के बीजेपी चले गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन, है ना। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके लिए कि कब डिफेक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये देखिए
इससे रिलेटेड न्यूज समझते हैं। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बिल पास किया है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये बिल। पर्पस क्या है? लोगों को डिस्करेज करना, एमएलएस को, है ना, विधानसभा में एमएलएस होते हैं, संसद में सांसद होते हैं जिन्हें एमपीज बोलते हैं, उनको डिस्करेज करना कि भाई डिफेक्ट मत करो, ये प्रॉब्लम बन चुकी है। और इससे क्या होगा, कैसे उसको डिस्करेज कर रहे हैं? बोले अगर तुमने डिफेक्ट किया, इधर से उधर गए, तुमको पेंशन ही नहीं मिलेगी, खत्म, जो भी कर रहे हो पेंशन गई तुम्हारी। इस तरह से डिस्करेज किया जा रहा है। ऑलराइट, तो ये जो बिल का है ये पूरा इसमें क्लॉज है। अब थोड़ा समझ लेते हैं स्टैटिक पार्ट कि एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह क्या है। तो देखो 1985 में, राइट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया इन 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये क्या बोलता है? इट लेज डाउन द प्रोसेस बाय विच लेगिस्लेटर्स में बी डिस्क्वालीफाइड। जो एमएलएज या एमपीज हैं वो कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, उसका उसमें प्रोसेस दिया गया है। और कौन कर सकता है? उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में आपका वाइस चेयरमैन हो गया, है ना। तो इसके लिए कुछ आपकी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। तो जैसे हमने ये देख लिया आपका प्रोविजन कि कब जुड़ा था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली स्टेबिलिटी लाना, है ना। वरना कल मैं पैसे देके किसी और को बुला लूँ कि भाई यहाँ पैसे दे रहा हूँ 5 करोड़ मेरी पार्टी में आ जाओ, तो ऐसी चीज़ों को हटाना। ऐसे ही एक आपने सुना होगा आया राम गया राम। एक हरियाणा के आई थिंक वो कोई मंत्री थे या कोई नेता थे, आज इस पार्टी में 2 दिन बाद किसी और पार्टी में चले गए, 3 दिन बाद किसी और पार्टी में चले गए, तो ये बोलते थे आया राम गया राम, है ना। इधर से ये इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसको रोकने के लिए है। ठीक, देखो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ पार्टी अग्री फॉर अ मर्जर, मान लो मेरी जो पार्टी उसके 2/3 मेंबर बोल दिए कि भाई मैं इस पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं हम लोग, तब ये डिफेक्शन नहीं होगा। ऑलराइट, और इसकी जो पावर है ये किसके पास रहती है? आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहती है। ठीक, और अगर मान के चलो ये किन किन के ऊपर इसको डिफेक्शन कब कंसिडर किया जाएगा? अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना वॉलेंटरली मेंबरशिप दे देता है, ठीक, कोई इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर, है ना, कोई जो इंडिपेंडेंट है किसी पार्टी का नहीं, वो सेलेक्ट होते ही सरकार में आते ही, मतलब संसद या विधानसभा में आते ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो इन कुछ केसेस में ये आपका लागू हो सकता है ना। ये कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। इसमें भी कुछ कुछ कंसर्न्स है, इस लॉ होने के बावजूद कुछ कंसर्न्स है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कभी भी डिसीजन ले सकता है, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है ना। तो जब भी कोई चीज़ में टाइम पीरियड नहीं रहेगा तो वो चीज़ें डिले होती हैं, राइट। तो ये चीज़ है। और देन इससे इसका कई बार गलत उपयोग भी होता है। अगर मैं किसी पार्टी हूँ, मुझे अपनी पार्टी की पॉलिसी नहीं सही लग रही है, तो मैं उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ, भाई मुझे हटा दिया जाएगा, है ना। तो ये भी इसके कुछ कॉन्स हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। मूविंग अहेड, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विष्णु युद्ध अभ्यास? विष्णु युद्ध अभ्यास का पर्पस क्या था? करेक्ट आंसर इज ए, टू असेस पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए न्यूज़ क्या था, बेसिकली विष्णु युद्ध अभ्यास पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ड्रिल अंडर वन हेल्थ मिशन। वन हेल्थ मिशन बेसिकली क्या है? ये अगर आप देख रहे हो, इंसान, ह्यूमन हेल्थ, जानवरों का हेल्थ और एनवायरनमेंट का हेल्थ, इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है ये होता है वन हेल्थ। आपको पता है जब अगर एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, एयर पोल्यूशन है, ठीक है, अच्छा पानी नहीं है, तो क्या इंसान जीवित रह सकते हैं? नहीं। क्या जानवर जीवित रह पाएंगे? नहीं। अगर इंसान बीमार है ना, इंसान कुछ खराबी कर रहा है, इंसान प्रदूषण कर रहा है, तो क्या एनवायरनमेंट जिंदा रह पाएगा? नहीं। क्या जानवर? नो। इलीगल हंटिंग और ये सारी चीज़ें हो तो नहीं हो पाएगा। अगर जानवरों में कोई बीमारी आ गई, इंसान पीड़ित होता है, हमने देखा ही है, चाहे मंकी पॉक्स हो, चाहे आपका निपा वायरस हो। तो इन सब तीनों का ध्यान देना एक साथ, इसे हम बोलते हैं वन हेल्थ, राइट। सो नेशनल वन हेल्थ मिशन है, NHM जिसे बोलते हैं, इन्होंने एक मॉक ड्रिल किया जिसका नाम था विष्णु युद्ध अभ्यास। मतलब सॉरी, नॉट विष्णु, विषाणु युद्ध अभ्यास, माय बैड, करेक्ट कर लीजिएगा। इसका फुल उसको बोलते हैं इंग्लिश में वायरस वॉर एक्सरसाइज। विष्णु नहीं है, विषाणु है ना। सो वायरस वॉर एक्सरसाइज है, इसको अजमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में इसको कंडक्ट किया गया। और पर्पस क्या है? टू असेस द जूनोटिक पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस,
मतलब जूनोटिक मतलब जानवरों से होने वाले जो पैंडेमिक है, कोरोना वायरस भी इन जानवर से ही स्टार्ट हुआ था, बैट के थ्रू, है ना। तो इसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए ये ड्रिल किया गया, ये पहली बार ऐसा हुआ है, राइट। और जो हमारे यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है श्री JP नड्डा, इन्होंने इसका बोला कि चलो ये करो, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। वन हेल्थ क्या होता है, एंड दैट दिस इज विषाणु, है ना, नॉट विष्णु। चलिए नेक्स्ट है द न्यू फ्लैग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो सुप्रीम कोर्ट का एक नया फ्लैग आया है, जिसमें क्या है, आपका करेक्ट आंसर इज बी, अशोक चक्र। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और साथ ही साथ हमारी संविधान है, राइट। तो अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे आप याद कर सकते हो। और इसी सीक्वेंस में मैं दिखा देता हूं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये आपका फ्लैग अनवील किया है, सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग। देखिए इसमें क्या क्या है, ये देखिए अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, और ये अपना संविधान की किताब। यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट का टैगलाइन जो बोलते हैं ना, लोगो, यतो धर्मस्ततो जया, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली अनवील किया है, ऑलराइट। तो ये कुछ इसके फीचर्स है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। किसने कॉन्सेप्चुलाइज किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, निफ्ट दिल्ली ने इसको बनाया है, ऑलराइट। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब देखो करंट और स्टैटिक जोड़ना है ना, केवल उतना ही नहीं पढ़ना, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का भी पढ़ लो। तो संविधान के आर्टिकल 124 में मेंशन है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट भारत का होना चाहिए। इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हमने अडॉप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन हुआ, 2 days आफ्टर इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। 26 जनवरी रिपब्लिक हो गया था, है ना। उसके 2 दिन बाद आपका सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया। देन 4 अगस्त 1958 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो नई बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसको इनॉग्रेट किया। तो ये कुछ टाइमलाइन है, आपको याद रखना है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस गोल्ड फॉर विच इनिशिएटिव। कौन सी इनिशिएटिव के लिए था ये आपका, जीता है इसको अवार्ड, ये आपका पोषण ट्रैकर। सी इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री विंस 2024 नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड फॉर पोषण ट्रैकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जो पोषण अभियान है ना, पोषण ट्रैकर क्या है, न्यूट्रिशन को ट्रैक करने का मैकेनिज्म। तो ये जो पोषण अभियान है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। चलिए वो देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें जो स्कीम है, इसका पर्पस है आपका न्यूट्रिशनल हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा करना, किसका, चाइल्ड का, अडोलसेंट गर्ल्स जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, राइट, इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक करना, क्योंकि दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल एज, है ना। सबसे ज्यादा वल्नरेबल यही होती हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स, औरतें, छोटे बच्चे, जिसमें न्यूट्रिशन कम होता है। तो इसमें 8,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया है ओवर द बैंक अकाउंट ऑफ मोर देन 2 करोड़ औरतों के, ठीक है। देन 10 लाख आंगनवाड़ीज को प्रोवाइड किया गया है ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जो पोषण ट्रैकर का होता है ना, ये सारी चीजें। तो इसमें बहुत सारी चीज हैं आपका, ये देखो, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन आर बीइंग मॉनिटर्ड विद पोषण ट्रैकर। आंगनवाड़ी सेंटर्स इन द कंट्री हैव बीन प्रोवाइडेड विद मोबाइल फोन। तो इसमें कुछ देखिए, मोबाइल फोन में बहुत सारी एप्स होती हैं जिसके तहत सब अपना फिल करो तो आपको ट्रैक किया जा सकता है आपकी सारी चीजें। तो देखो इसका ओवरऑल पर्पस क्या है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, जो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा करना, बच्चे का अच्छा रहेगा, माँ का अच्छा रहेगा, तो देश की जो गरीबी है, देश का जो हंगर है, वो अपने आप कम होगा, ठीक है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ऑलराइट।
तो ये आपको ध्यान रखना है। कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज वरुण? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक आपका बेसिकली वरुण नाम की एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, इंडिया और फ्रांस की ये जॉइंट एक्सरसाइज है। ऑलराइट, तो एक बेसिकली न्यूज थी कि इंडियन नेवी का P-81 एयरक्राफ्ट है, राइट। सो दिस इज बिकम द फर्स्ट एवर डिप्लॉयमेंट इन यूरोप इन एक्सरसाइज वरुण। तो हुआ क्या है, देखिए ये अगर आप प्लेन देख रहे हो, P-81 एयरक्राफ्ट है ना, इंडियन नेवी का ये एयरक्राफ्ट है, एंड दिस इज अ पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट, है ना, बेसिकली सर्वे वगैरह करने के लिए रहता है। और ये फ्रांस के स्ट्रेस लेट ट्यूब यहाँ पे लैंड किया है, एंड दिस मेक द फर्स्ट एवर डिप्लॉयमेंट इन फ्रांस। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडिया और फ्रांस का एक बाइलेटरल नेवल, दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज वरुण, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच का है। तो ये आपको याद रखना। और ये कहाँ पे हो रहा है? नेवल है तो मेरा समंदर में होगा ना, तो ये कहाँ पे हो रहा है? मेडिटेरेनियन सी में। तो आपको ये याद रखना है, ठीक। अब बोलोगे सर इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? तो इसका शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाना, यहां पे लिखना वरुण, ओके, इंडिया, फ्रांस, यहां पे P-81 फर्स्ट डिप्लॉयमेंट, ठीक। और ये कहां पे हो रहा है? 2024 मेडिटेरेनियन सी। ये आपका कितने में ये नोट्स बन जाएगा? क्लियर? चलो, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द फैमिली नेम ऑफ द वायरस दैट कॉजेज फुट एंड माउथ डिसीज। तो जानवरों में एक बीमारी होती है फुट एंड माउथ डिसीज, ये कौन से वायरस से होता है? करेक्ट आंसर इज पिकॉर्ना विरिडे। पिकॉर्ना विरिडे नाम के आपके वायरस से होता है। तो इसकी देख लेते हैं न्यूज। ये अगर आप देख पा रहे हो ना, जैसे गाय है ना, गाय, तो इसके यहाँ पे इस टाइप के लाइजनिंग्स हो जाते हैं, ठीक है, मुंह में होता है और साथ ही साथ पैरों में, हुफ्स में उनके होता है। इस वजह से इसको फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटर ने क्या किया? स्टैब्लिश किया फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स इन 8 स्टेट्स। तो 8 स्टेट में कैसे FMD फ्री जोन्स को स्टैब्लिश करने की बात कही है। कौन कौन से स्टेट्स में होंगे? ये आपके वो स्टेट्स हैं। आठों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? to expand export opportunities for Indian animal products and enhance global market presence। आपको पता है जो इंडियन डेयरी प्रोडक्ट है इसकी काफ़ी ग्लोबल डिमांड है। अगर हमारे जानवरों में डिजीज़ रहेगी तो हम उसको आगे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये डिजीज़ नहीं रहेगी तो अच्छा प्रोड्यूस होगा और अच्छा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में। एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि लाइफ स्टॉक, कैटल, स्वाइन, शीप, इन सबको, गोट्स, इन सबको इफेक्ट करती है। एप्थो वायरस फ्रॉम द पिकोनोविरेडे फैमिली, ये इसको कॉज करता है, राइट। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं क्या होते हैं? फीवर, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं मुंह में, है ना, और हुफ्स में। तो ये आपका FMD डिजीज है। चलिए नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इन 2015। PM ने इसको लॉन्च किया था और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने। और तीसरा है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। करेक्ट आंसर इज B, 1 and 3, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो आपका जो ये जो न्यूज थी बेसिकली क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली एड्रेसेस द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल। वर्चुअली मतलब कंप्यूटर के थ्रू इन्होंने उसको एड्रेस किया है, राइट। ये न्यू दिल्ली में हुआ था क्योंकि भाई वर्चुअली तो घर से ही करेंगे ना। तो PM हाउस कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और देखो इस पे की अचीवमेंट याद रखिएगा, इंडिया की जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है वो पिछले 10 सालों में 32 गुना बढ़ चुकी है, ऑलराइट। और हमारा 2030 तक का गोल है 500 गीगावाट नॉन फ्यूसल फॉसिल एनर्जी हमको जनरेट करना। 500 गीगावाट थ्रू नॉन फॉसिल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये 2015 में लॉन्च की गई थी बाय इंडिया एंड फ्रांस, नॉट यूनाइटेड स्टेट। इस वजह से वो सेकंड स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। तो 2015 में इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपकी पेरिस में हुई थी जहां पे इसको लॉन्च किया गया था। देन इसके तहत एक इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, जो कि इंडिया ने 2018 में प्रोपाउंड किया, मतलब स्टार्ट किया।
इसमें याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स एलिजिबल टू ज्वाइन आईएसए, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुड़गांव, हरियाणा में। राइट, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द वृंदावन ग्राम स्कीम। वृंदावन ग्राम स्कीम कौन है? मध्य प्रदेश ने इसको चालू किया है। ऑलराइट, तो इसके साथ एक और चीज है जो उसने स्टार्ट किया है, गीता भवन प्रोजेक्ट। तो वृंदावन ग्राम स्कीम क्या है? बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है टू ट्रांसफॉर्म सेलेक्टेड ग्राम पंचायत इनटू मॉडल विलेजेस फोकसिंग ऑन काउ प्रोटेक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो वृंदावन ग्राम स्कीम में क्या फोकस है? काउ प्रोटेक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, की फीचर्स क्या है? देखिए इसमें गौशाला बनाना पड़ेगा आपको, काउ शेड्स जो होते हैं जहाँ पे गायों को रख सकते हैं। इंक्रीज रूरल मिल्क प्रोडक्शन टू बूस्ट फार्मर इनकम। देखो एग्रीकल्चर जो होता है ना, केवल खेती नहीं, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। केवल खेत पे काम नहीं करना है, खेत से तो जानवरों पे भी काम करो, उनसे जो आपका प्रोड्यूस आ रहा है उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। ठीक है, कभी बारिश नहीं हुई तो तुम्हारे जानवर तो है, उससे भी तो तुम पैसे कमा सकते हो। ठीक है, देन रूफटॉप सोलर पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट करना, आप सबको पता होगा मुफ्त बिजली योजना, तो वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी। देन गीता भवन प्रोजेक्ट है आपका, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, छोटे छोटे सेंटर्स बनाए जाएंगे अर्बन एरियाज में, और वहां पे क्या किया जाएगा, स्पिरिचुअल नॉलेज को बांटा जाएगा। किसकी स्पिरिचुअल नॉलेज? आपकी जैसे जो भगवत गीता की है ना, श्री कृष्ण की जो उपदेश हैं, और जो अदर हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, इनकी जो भी अच्छी नॉलेज है वो लोगों में बांटना, स्पेशली अर्बन एरियाज में। ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी इन्होंने लॉन्च की है, और इसका पर्पस क्या है? प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, काउ प्रोटेक्शन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका पर्पस है। नेक्स्ट वी हैव, फॉर विच इवेंट डिड प्रवीण कुमार विन द गोल्ड मेडल एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। तो किस इवेंट के लिए? यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, तो लगा लो, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा ये बाद में है, करेक्ट आंसर इसका डी, मेन हाई जंप T64, याद रखिएगा ये। ठीक है, मेन के हाई जंप में। ठीक है, तो ये प्रवीण कुमार है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ जो भारत के टोटल गोल्ड मेडल हो गए हैं वो 6 हो गए हैं इंडियन पेरिस पैरालंपिक में। ऑलराइट, सो अभी तक टोटल हमारे जो मेडल्स हो गए हैं वो 27, जिसमें 6 गोल्ड है, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज है। तो ये याद रखिएगा, है ना। जब ओवर हो जाए तो अब ओवरऑल और फिर हम एक बार फाइनल मेडल टैली देख लेंगे। तो ये देखिए गोल्ड है, कौन कौन लेके आए हैं यहाँ पे देख लीजिए। अवनी लेखारा जीती हैं वुमेन 10 मीटर एयर राइफल में। नितेश कुमार जीते हैं मेन सिंगल SL3 इवेंट में जो कि बैडमिंटन का है। ठीक है, सुमित अंटिल जीते हैं जैवलिन में, एथलेटिक्स का है। हरविंदर सिंह ने इंडिविजुअल रिकर्व में जो कि आर्चरी का है। ठीक है, धर्मवीर आपका एथलेटिक्स में मेन क्लब थ्रो में जीते हैं। प्रवीण कुमार आपके एथलेटिक्स में मेन हाई जंप T64 में इन्होंने गोल्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोडक्शन ऑफ 0 आवर। राइट, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज A, 1 and 3। 0 hour will begin at 12:30 PM and last for 30 minutes। बिल्कुल सही है। The term 0 hour is explicitly mentioned in the legislative assembly rules। नहीं, जो 0 hour है एक कन्वेंशन है, कहीं मेंशन नहीं है, ना ही संविधान में ना ही किसी रूल बुक्स में। ये कन्वेंशन है कि भाई इसके बाद यही होगा। इस जैसे 12:30 बजे खत्म हुआ तो अब आधे घंटे हम 0 आवर के रूप में बात करेंगे। तो 0 आवर अलाउ मेंबर टू रेज मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो क्वेश्चन आवर के बाद आपका 0 आवर स्टार्ट होता है 30 मिनट के लिए, और इसमें अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो कुछ मैटर्स हैं उसको रेज किया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है 0 आवर, तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया हिमाचल असेंबली ने। ऑलराइट, और ये उसका ओरिजिन क्या है 0 आवर का? ये 1960s में इंडियन पार्लियामेंट में ये कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ। ठीक है, राइट, ये किसी पार्लियामेंट्री रूल्स या संविधान में नहीं मेंशन्ड है। 1960 में लोगों ने मिलकर बोला कि ऐसा करते हैं। राइट, 0 आवर का मतलब क्या होता है? द टाइम बिटवीन एंड ऑफ क्वेश्चन आवर एंड द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर बिजनेस वेयर अर्जेंट मैटर्स आर रेज्ड। ठीक है, क्वेश्चन आवर के बाद और जो जनरल मीटिंग स्टार्ट होती है उसके बीच का जो टाइम है उसको 0 आवर बोलते हैं, और वहां पे हम अर्जेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस को रेज किया जाता है। ठीक है,
लोकसभा में देखो ये ड्यूरेशन क्या होता है, क्वेश्चन आवर का देखो 11 से 12 होता है ना, इसके बाद मतलब 12 बजे के बाद आपका 0 आवर आएगा यहाँ पे। राज्यसभा में 12 बजे से 1 बजे तक होता है आपका क्वेश्चन आवर, और क्वेश्चन आवर के बाद आपका 0 आवर होता है, और इसका ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं है पार्लियामेंट में, ठीक है। स्टेट असेंबली कर सकती जैसे इन्होंने 30 मिनट्स किया हुआ है, राइट। हिमाचल असेंबली में क्या होगा, 0 आवर आपका 12:30 से 1 बजे तक होगा, 30 मिनट्स आफ्टर द क्वेश्चन आवर, जो कि आपका 11:30 से 12:30 तक होता है। क्लियर, तो ये चीज याद रखिएगा। और थोड़ा सा स्पीकर ऑफ असेंबली कौन है, हिमाचल के असेंबली के स्पीकर कौन है, कुलदीप सिंह पठानिया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हैं, चलिए नेक्स्ट वी हैव हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। तो करेक्ट आंसर है आपका बी पुरुषोत्तम, ए इज द करेक्ट आंसर, बी पुरुषोत्तम इसके ऑथर हैं इस बुक के। तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग न्यूज। आपके जो तमिलनाडु के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं अनिल महेश, है ना, इन्होंने बुक रिलीज की है द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, और इसके ऑथर कौन है, बी पुरुषोत्तम, जो कि फाउंडर है आपके एवरविन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच पुलिस लाइन इन पूर्वांचल हैज रिसीव्ड द ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन। सो करेक्ट आंसर है आपका सोनभद्र, सी इज द करेक्ट आंसर। सोनभद्र पुलिस लाइन को ISO 9001 का सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये देखिए एकदम खुश हैं हमारे पुलिस वाले, एकदम मुस्कुरा रहे हैं, और इनको ये सर्टिफिकेट मिला है, राइट। और क्यों मिला है, बिकॉज ये बहुत अच्छे से अपना पुलिस लाइन मैनेज करते हैं, अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी सी सर्विस और फैसिलिटी देते हैं। रियलिटी सबको पता है ना, पर अच्छी चीज़ है, ऐसा सबको करना चाहिए, इससे पुलिस वालों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, वो अच्छा अपना ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट है उनको भी ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, ऑलराइट। सो पहले कमिश्नरेट था जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है, ऑलराइट। तो ये कौन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO। चलिए नेक्स्ट वी हैव हु वन द गोल्ड मेडल इन वुमेन 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट एट द सेकंड वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप। तो करेक्ट आंसर है आपका महित संधू को वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इज द लेडी, है ना, तो इनको ये अवार्ड मिला है गोल्ड मेडल वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप का, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रही है वर्ल्ड डेफ चैंपियन शूटिंग चैंपियनशिप, हैनोवर जर्मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसमें बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा चीजें आपको नहीं ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वी हैव हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटिंग क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझेंगे। तो आपकी जस्टिस बिप्लब, है ना, जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी है जो कि ये असम अकॉर्ड को देख रही है, इससे रिलेटेड न्यूज समझते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, न्यूज आपकी थी असम कैबिनेट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी। एक तो ये याद रखना है, जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड, मैंने 3 चीज को हाईलाइट किया है, ठीक है। तो इन्होंने, इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, लगभग 67 रिकमेंडेशंस दी हैं। 91 पन्नों की इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें 67 रिकमेंडेशन थी, उसमें से 57 रिकमेंडेशन को जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने बोला कि हम 67 में से 57 को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यों करेंगे, थोड़ा वो समझते हैं। तो यहाँ मैंने जो 3 चीजें हाईलाइट की उसको समझते हैं। पहली चीज, असम अकॉर्ड क्या था। तो असम अकॉर्ड बेसिकली 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और असम स्टूडेंट यूनियन, है ना, स्टूडेंट यूनियन शॉर्ट में इसको AASU बोलते हैं, इनके बीच साइन हुआ। क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा था, बेसिकली इस एग्रीमेंट से पहले असम में बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो गए थे, बाहर से लोग बहुत आ चुके थे, स्पेशली बांग्लादेश से, और उसकी वजह से लोकल एरिया में काफी टेंशन, लड़ाइयाँ, झगड़ा और ये सब वो दंगे हो रहे थे, ठीक है। सो इलीगल इमिग्रेशन असम में रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आसू ने एक साइन किया, ठीक है, अग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के तहत ये बोला गया कि जो भी फॉरेनर्स थे हु केम टू असम आफ्टर 1971, 24 मार्च 1971, ये डेट याद रखिएगा, इसके बाद जो भी लोग
फॉरेनर्स थे जो असम के अंदर आए उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के जो 6वां क्लॉज था उसमें बोला गया था, वो फोकस कर रहा था आपका किसके ऊपर, जो असमीज पीपल है ओरिजिनल, उनके राइट्स और उनकी डिग्निटी को, उनकी आइडेंटिटी को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, और वो कैसे करने के लिए, वो बोलता है क्लॉज 6 की थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, कि सरकार कुछ लीगल मेजर ले और हमारे जो असमीज लोग हैं उनकी आइडेंटिटी और उनकी लाइवलीहुड को कंजर्व करे, प्रोटेक्ट करे। ठीक, अब देखो इसमें बोला क्या कि 1966 एक तारीख है, तो ये बोलते हैं कि 1966 के पहले जो भी लोग असम के अंदर आए हैं उनको सिटीजनशिप दे दो। ठीक है, टिक मार्क, सिटीजनशिप मिल जाएगी जो 1966 से पहले असम में है। 1966 से लेके 1971 तक, 24 मार्च 1971 तक जो भी लोग असम में आए उनको सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन 10 साल तक उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहेगा। मान लिया। तीसरी चीज, 24 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग असम में आएंगे उनको ढूंढो, डिटेक्ट करो और उनको वापस भेज दो, जहां से आए वापस भेज दो। ये एग्रीमेंट में था, चीजें डिसाइड हुई और बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मेजर लिया जाएगा, और उसी के तहत हमारे होम मिनिस्टर ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप असम में लागू किया, जिसके ऊपर बहुत बवाल मचा। एनआरसी इसी असम एग्रीमेंट, जो असम अकॉर्ड हुआ था, उसी का आपका जो भी चीज डिसाइड हुई थी उसी के लिए इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो ये था असम अकॉर्ड, क्लॉज 6 ये था। अब देखो जो जस्टिस बिप्लब गुप्ता शर्मा है, इन्होंने ये जो कमेटी थी ये 2019 में बैठी है ना, और इनको बोला गया कि आप सारी चीजों को देखिए और डिसाइड करिए कि भाई क्या करना है। राइट, तो इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी। ठीक है, और क्लॉज 6 को फटाफट इंप्लीमेंट करने की बात कही। राइट, चलिए अब देखिए, उसने सीएम साहब बोल रहे हैं कि 57 रिकमेंडेशंस को लागू कर देंगे, और 57 की जो रिकमेंडेशन आउट ऑफ 67 है ना, उनको तुरंत इंस्टेंटली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा पूरे स्टेट में, एक्सेप्ट 6th शेड्यूल एरियाज एंड बराक वैली। देखो संविधान के 6th शेड्यूल में आपके AMTM, ये मैंने आपको बताया था, असम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, है ना, मेघालय और मिजोरम एक कोई है, देख लीजिएगा, है ना। तो असम में यहाँ पे जो 6th शेड्यूल एरियाज इन स्टेट्स में, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने की बात की गई। ठीक है, क्योंकि हर जगह की ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सब अलग अलग ट्राइबल्स बहुत रहते हैं और सबको अपनी आइडेंटिटी ये सब कंजर्व करनी है। तो सरकार बोली हम, सरकार सब चीज़ नहीं करेगी, आप ADCs बनाइए और उसके तहत अपने को पूरा आप गवर्न करिए, मतलब अच्छी ऑटोनॉमी रहेगी, फाइनेंशियल वगैरह सबकी इसमें चीज़ें रहती हैं। तो ये 6 शेड्यूल एरियाज में, जैसे आपका इसमें एक आता है दीमा हज़ार ऑटोनोमस काउंसिल, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, कार्बी एलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, ये सब आपकी 6 शेड्यूल एरियाज जो असम की, वहाँ पे काउंसिल्स बने हुए हैं। राइट, तो इनसे अप्रूवल लेना है तभी ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। असम में ये कुछ हैं एरियाज जहाँ पे आप, तो जो स्टेट गवर्नमेंट वाली चीज़ें हैं बिना देखे नहीं अप्रूव कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको पहले इन काउंसिल से, ADC से आपको अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, तो ये 57 रिकमेंडेशन को पूरी स्टेट में लागू होंगी एक्सेप्ट 6 शेड्यूल। ये जब 6 शेड्यूल वाले ADCs हैं ये अप्रूव कर देंगे तब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये चीज़ थी पूरी। ओवरऑल कहानी समझ में आई। असम अकॉर्ड, जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी, रिकमेंडेशन की आई, CM ने बोला 57 की 67 में से 57 इंप्लीमेंट होंगी, और जो बाकी हैं वो आपकी इनसे अप्रूवल लेके हम इंप्लीमेंट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वी हैव पर्युषण पर्व इज प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन बाय विच रिलीजियस कम्युनिटी। तो ये आपके जैन धर्म के लोग इसको मनाते हैं। सी जैनिज्म इज करेक्ट। तो बेसिकली न्यूज़ क्या थी, 7 सितंबर को मैंने बताया परशुराम पर्व होता है। ये जैन धर्म के जो दोनों सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर कम्युनिटी, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते, श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र में रहते हैं, ये इसको मनाते हैं। इसमें क्या होता है, अपने अंदर डीप इंट्रोस्पेक्शन करिए कि मैं अंदर से कैसा हूँ, मेरी सोच कैसी, मैं कैसा इंसान हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसमें कुछ 5 ड्यूटीज बताई गई हैं। पहला है संवत्सरी, लोगों को माफ कर दो, फॉरगिवनेस, है ना, उनसे दोस्ती कर लो। केशोलोचन, ठीक है, केशलोचन मतलब अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मेरे अंदर क्या कमी है और सेल्फ इंप्रूवमेंट करिए। प्रतिक्रमण मतलब लो, जो भी आपने कहीं किसी गलतियां की उसकी क्षमा याचना कर लो। पेनेंस, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कमिट रहो। ठीक है भाई, कि जो भी धर्म रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आप अपना, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़िए, उसको प्रमोट करिए। ड्यूटी नहीं भाई, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड अपॉलॉजीज फॉर पास्ट मिस्टेक,
ये कुछ पास ड्यूटी है परशुयान की। ऑलराइट, तो ये था आपका परशुयान। अब ये हमारी जो भी वीकली न्यूज हमने कवर कर ली। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, इसका आंसर आप लोग चलिए पहले से ही दिया हुआ है ना। हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? सो करेक्ट आंसर इज सिद्धार्था अग्रवाल। ठीक है, ये तो चलिए यहां दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन कौन थे जिसने फर्स्ट पर्सन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? ये कोई इंडियन की बात नहीं कर रहा मैं, फर्स्ट पर्सन जो थे जिसने इंग्लिश चैनल को पूरा पार किया वो कौन थे? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो दिस वाज इट। इस पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने वन बाय वन कवर किए। जो जो चीज़ मैंने हाईलाइट की उसको याद कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया ट्राई करिए, है ना। और जो भी आपके डाउट्स हैं इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए अगले सेशन में मैं आपसे मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।